Class 8th. Today we will discuss chapter 4 of history, chapter title Tribal Society and the Challenge of Colonialism. With the establishment of the British rule, the traditions, customs, and practices of the tribals were forced to undergo a transformation. ब्रिटिश शासन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई सारी परंपराएं, रीत रिवाज ये सब हटा दिए गए. बिफोर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, लेट अस हैव एन अंडरस्टैंडिंग about the varied occupations and activities of the tribal communities. अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जनजातियाँ थीं इंडिया की, उनका व्यवसाय सब अलग अलग था. आइए हम समझते हैं कि क्या था ये. तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. Many tribal groups in India practiced shifting cultivation. भारत के कई जनजातीय ग्रुप जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. दे बर्न द वेजिटेशन ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट. वो कई वनस्पतियाँ, कई पेड़ पौधे जंगलों की वो जला देते थे. द एश फ्रॉम द फायर वॉज यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल. और उसके बाद जो इसकी राख होती थी वो खाद के काम आती थी. वंस द फील्ड प्रोड्यूस क्रॉप्स दे हार्वेस्टेड इट एंड देन मूव टू अनदर फील्ड. एक बार जो इसमें फसल उगाते थे उसको काटे जाने के बाद वो उस फील्ड को छोड़ देते थे और दूसरी फील्ड पे चले जाते थे. इन ट्राइबल लैंग्वेज दिस काइंड ऑफ कल्टीवेशन वाज नोन एज डिफरेंट नेम्स लाइक जूम, बेवार, दहिया, पोडू, पेडा, पेंडा एंड ब्रिंजा, वालरे, किल एटसेट्रा. और इनके अलग अलग नाम होते थे. इनको जूम, बेवार, दहिया, पोडू, पेंडा, ब्रिजिया, वलरे, किल ये नाम से जाना जाता था. द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के जनजातियां थीं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस दिस फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन द ट्राइब्स नीडेड टू हैव फ्री मूवमेंट ओवर द इंटायर फॉरेस्ट and the freedom to cultivate a field and then leave it uncultivated for a couple of years. और शिफ्टी कल्टीवेशन करने के क्रम में ये कल्टीवेशन जो जातियाँ करती थीं इसमें समय अनुसार से ये जंगलों में कल्टीवेशन करते थे, फिर इसको छोड़ देते थे काफ़ी समय के लिए, काफ़ी सालों के लिए. द आइडिया बिहाइंड इट वाज दैट द फील्ड रिगेन्ड इट्स फर्टिलिटी. इसके पीछे ये विचार था कि अगर कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा तो इसमें फिर से उपजाऊ ये हो जाएगी. इन फॉरेस्ट एरियाज द ट्राइब्स यूज्ड हाउस फॉर मेडिसिन, wood for agricultural implements, bamboo for making fences, basket and umbrellas. Thus the forest tribes were totally dependent on forest products. तो फॉरेस्ट एरिया जो होते थे, जो जंगली एरिया होता थे, उसमें जनजातियां इसमें हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों को प्रयोग करती थी दवाओं के रूप में. लकड़ियों का प्रयोग करती थी. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि खेती के लिए जो औजार बनाए जाते थे. बैम्बू फेंस मेकिंग के लिए होता था. बास्केट बनते थे, इससे अम्ब्रेला बनता था. कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट ट्राइब पूरी तरीके से जंगल के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती थी. नेक्स्ट हेडिंग है हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. इवन इन 19th century many tribal groups still practiced their
centuries old occupation of hunting and food gathering। 19वीं सेंचुरी तक बहुत सी जनजातियां थीं जो अपने पुराने व्यवसाय यानी कि शिकार करना और फूड को इकट्ठा करना यही वो करते थे। नेचुरली दीज ट्राइबल ग्रुप्स वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। प्राकृतिक रूप से पूरी तरीके से ये इन्हीं वनों पर आधारित होते थे। द इंटायर ग्रुप डिड collective hunting and ate food, fruits and roots collected from the forest। जो पूरा ग्रुप होता था वो शिकार करता था, फल इकट्ठा करते थे, जड़ इकट्ठा करते थे जंगलों से और इसी को ये खाते पीते थे। दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट्स। इसमें के कई चीज़ें वो मार्केट में बेचते भी थे। द पेस्टोरल ट्राइब्स। Many tribal groups were pastoral nomads who moved from place to place with their herds of animals, cattle, sheep, goat and camel। कई जंगल की जनजातियां थीं जो कि घुमंतु थे, चरवाहे घुमंतु, और ये अपने जानवरों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे। जानवरों का झुंड इनके साथ होता था जिसमें कि कैटल का, सीप का, गोट का, कैमल का। पेस्टोलिस्ट followed a seasonal migration when the grass and fodder got exhausted at one place and they had to move on in search of new pasture। जो ये घुमंतु चरवाहे होते थे वो सीजनल माइग्रेशन करते थे। एक स्थान पे जहाँ पे घास होती थी वहाँ पे अपने पशुओं के चारे के लिए कुछ समय रहते थे और रहने के बाद फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे निकल जाते थे चारे की तलाश में। नेक्स्ट हेडिंग है सेटल्ड cultivators। The settled cultivators had given up the tribal traditions of moving from one place to another। ये settled cultivators जो होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे, इनकी परंपरा थी। Instead they had started settling at one place, tilling their land with the plow। और इसके बजाय कुछ लोगों ने एक स्थान पे सेटल भी हुए जहाँ पे खेती करते थे। सम ट्राइबल ग्रुप्स वर आल्सो प्रैक्टिसिंग टू सेटल्ड कल्टीवेशन। इसमें से कुछ जो है जनजातियाँ थीं जिन्होंने एक स्थान पर रह करके खेती का काम भी शुरू किया था। जनरली दे फॉलोड द ट्राइबल ट्रेडिशंस ऑफ कलेक्टिवली ओइंग द लैंड। और इसमें ये क्या करते थे, कई जातियां जो होती थी वो परंपरा के अनुसार से जमीन उनकी अपनी हो जाती थी। जनरली द लैंड बिलोंग टू द इंटायर ट्राइबल ग्रुप एज होल। और जो जमीन ये कब्जा करते थे वो पूरी इनकी हो जाती थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्राइब हैड राइट्स ओवर द लैंड। और ट्राइब्स के सभी मेंबर जो होते थे उन पे इनका अधिकार होता था। बट इन स्पाइट ऑफ दिस बेसिक इक्वलिटी सम पावरफुल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब बिकेम द चीफ ऑफ ट्राइबल्स एंड ऑफन बिकेम स्पोक्सपर्सन फॉर देयर रिस्पेक्टिव ट्राइबल ग्रुप्स। लेकिन इसमें से कुछ मेंबर जो होते थे बहुत ताकतवर होते थे जो कि ग्रुप के मुखिया होते थे, जनजाति ग्रुप के मुखिया होते थे और इनका बड़ा सम्मान होता था। द मुंडास, द संथाल्स, द गोंड्स वर सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंगिंग टू ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो जिसमें से कि मुंडा एक जनजाति थी, संथाल एक जनजाति थी, गोंड एक जनजाति थी जो कि सेटल्ड जनजाति के रूप में जीते थे। The British believed that these settled tribal groups were much more civilized than the mobile groups। अंग्रेजों का ये मानना था कि ये जो सेटल्ड ट्राइबल थे ये ज़्यादा सभ्य थे अपेक्षाकृत घूमने वालों जनजातियों की अपेक्षा। द ब्रिटिश कंसिडर्ड देम टू बी मच मोर सेफर एंड स्टेबल देन शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स द पेस्टोनिस्ट आर हंटर फूड गैदरर्स। अंग्रेज ये विचार करते थे इनके बारे में कि इनको कैसे इस प्रकार से इनकी लाइफ है कैसे इनको एक स्टेबल लाइफ दी जाए, स्टेबल लाइफ की अपेक्षा एक अच्छी लाइफ दी जाए। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। द मोटिव ऑफ ब्रिटिश वाज टू एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट कमर्शियली। लेकिन रियल में ऐसा था नहीं। अंग्रेज दिखाने के लिए तो दिखाते थे कि हम इनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं।
वो चाहते थे कि ये जो जंगल वन वनों की जो प्रोडक्ट हैं उनका वाणिज्यीकरण किया जाए और इनको शोषण किया जाए। सो दे पास द फॉरेस्ट एक्ट्स डिवाइडिंग द फॉरेस्ट इनटू थ्री कैटेगरीज: रिजर्व कैटेगरीज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। और इसलिए उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट पास किया, फॉरेस्ट कानून पास किया, जिसमें जंगलों को तीन कैटेगरी में बांटा गया: फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, और सेकंड विलेज फॉरेस्ट, और थर्ड था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। द ब्रिटिश पुट द वेस्ट फॉरेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। अंग्रेजों ने सबसे अच्छी क्वालिटी के जो जंगल रखे उनको रिजर्व फॉरेस्ट में रखे। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन। गांव वाले इन जंगलों से कुछ भी नहीं ले सकते थे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए। द ट्राइबल्स wanted the tribal wanted the tribals wanted the forest to meet their various needs। और ये जनजातियां ये चाहती थीं कि जंगलों से इनकी आवश्यकताएं पूरी होते रहें। दे वांटेड द नेचुरली रिच फॉरेस्ट विद द मिक्सचर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। और ये चाहते थे कि जो नेचुरल रूप से फॉरेस्ट हैं, जो अच्छे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ट्रीज और प्लांट बहुत अच्छे अच्छे हैं। द ब्रिटिश हाउएवर ओनली वांटेड ट्रीज लाइक टीक एंड सॉल विच वुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुड टू बिल्ड शिप्स एंड रेल ट्रैक। अंग्रेजों को दो प्रकार के पेड़ बहुत उनको ज़रूरत थी, एक तो टीक का पेड़ और सॉल का पेड़, क्योंकि इससे जहाज बहुत अच्छे तैयार होते थे और रेल का ट्रैक बनता था। सो दे स्टार्टेड कटिंग डाउन ऑल द अदर प्लांट्स एंड ट्रीज। अतः इसके लिए उन्होंने काटना शुरू किया पेड़ों को। द ब्रिटिश वांटेड द फॉरेस्ट टू सर्व देयर कॉमर्शियल पर्पज एलोन। और अंग्रेज ये चाहते थे कि जंगल की लकड़ियां सिर्फ उनके पैसे कमाने का एक साधन मात्र हो। ड्यू टू द फॉरेस्ट एक्ट्स लाइफ ऑफ ट्राइबल वाज सेवरली अफेक्टेड। और जंगल के कानून, फॉरेस्ट एक्ट आ जाने के बाद जनजाति के लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। दे नीडेड द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स, टू हंट एंड फिश फ्रॉम द फॉरेस्ट रिवर्स एंड पॉन्ड्स। और उनको जंगलों की ज़रूरत थी जनजातियों को, क्योंकि यहाँ पे अपने जानवरों को चराते थे, फल इकट्ठा करते थे, जड़ें इकट्ठा करते थे, मछलियों का शिकार करते थे नदियों से। बट फॉरेस्ट एक्ट्स मेड ऑल दीज फॉरेस्ट वेस्ट एक्टिविटीज इलीगल। लेकिन वन के कानून, फॉरेस्ट एक्ट आ जाने के बाद ये सभी अवैध हो गए। नाउ इफ द ट्राइबल वर फाउंड कटिंग वुड इन फॉरेस्ट, दे वर कॉट बाय फॉरेस्ट गार्ड्स हु वुड हर्स देम बाय डिमांडिंग ब्राइब्स एंड फ्री फायर फ्रॉम देम। और अब अगर ये जंगल की लकड़ियाँ काटते थे, यानी कि जनजातियाँ ये जो है अगर जंगल की लकड़ियाँ काटते थे तो फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा पकड़ लिए जाते थे और उनसे ये घूस मांगते थे या फिर फ्री का फूड मांगते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिकॉज दे रिगार्डेड द प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट। ब्रिटिश सरकार ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर रोक लगा दी क्योंकि उनको लगता था कि इससे ये जंगलों के लिए हानिकारक है। ड्यू टू द बैन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन के बाद कई जनजातियां जंगलों से बाहर हो गईं। द फॉरेस्ट लॉज बैंड हंटिंग बाय ट्राइब्स। फॉरेस्ट लॉ के कारण शिकार करना अब अवैध होता था। दोज हु वर कॉट हंटिंग वर पनिश्ड। जो शिकार करते हुए पाए जाते थे उनको दंडित किया जाता था। बट वाइल द ब्रिटिश डिप्राइव्ड द ट्राइब्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल हंटिंग राइट्स, दे देमसेल्फ हंटेड द टाइगर्स एंड अदर बिग एनिमल्स एज ए स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिशर्स जो थे वो जंगलों में बड़े जानवरों का शिकार अपने मनोरंजन के लिए करते थे। As the tribals lost their traditional rights over the forest, many of them were forced to work in mines and plantation.
जब इन जनजातियों के जो परंपरागत अधिकार थे जंगलों के वो चले गए, तो इन्होंने माइंस में और प्लांटेशन में काम करना शुरू कर दिया। इनको दबाव बनाया जाता था कि इस पे आप काम करो। संथाल्स एंड औरंस फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर फोर्स्ड टू वर्क इन टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम। इसमें से जो संथाल और औरंस जनजाति झारखंड की और गोंड छत्तीसगढ़ की, इनको दबाव बनाया जाता था कि चाय के बागानों में असम में जो है इसमें काम करो। देवर गिवन वेरी लो, तो चाय के बागानों में ये काम करते थे तो इनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी और इनकी कंडीशन बहुत खराब थी। इनको बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था और इनको अपने गांव लौटने नहीं दिया जाता था। द पेस्टोरल nomads could no longer enter most of forest for grazing their animals। ये जो चरवाहे, घूमने वाले चरवाहे होते थे, इनको अपने पशुओं को चराने की परमिशन भी नहीं होती थी फॉरेस्ट में। इवन इफ दे वांटेड टू इंटर दे नीडेड ए परमिट विच स्पेसिफाइड द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री एंड डिपार्चर। अगर कोई इन जंगलों में जाना भी चाहता था तो उसको परमिट लेनी पड़ती थी और उसमें एंट्री होती थी कि कितने बजे वो जा सकता है और कितने बजे उसको वापस आना होगा। इफ दे ओवर स्टेड दे वर फाइंड। अगर वो ज़्यादा समय तक वहाँ रहते थे, जितना समय लिखा होता था, तो उसके लिए उन्हें फाइन देना पड़ता था। द ब्रिटिश वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स। ब्रिटिश जो थे इन जनजातियों को संदेह की निगाह से देखते थे। दे वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल्स। वो इनको अपराधी समझते थे। इन 1871 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 1871 में अंग्रेज सरकार ने जनजाति अपराध अधिनियम पास किया। नाउ दीज नोमैडिक ट्राइब्स वर फोर्स्ड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स। अब इनको जो गांव अलाट होता था उसी गांव में ही ये रह सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट ए परमिट। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के। द विलेज पुलिस केप्ट ए कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम। गांव की पुलिस उन पर बराबर ध्यान रखती थी। नाउ द पेस्टोरल ट्राइब हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड इन पास्चर्स। अब जो ये चरवाहों की जनजातियां थी, इनको टैक्स देना पड़ता था जितने जानवर ये चराते थे। दिस वॉज ह्यूज बर्डन ऑन द पुअर पेस्टोलिस्ट। और ये जो था गरीब चरवाहों के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था। ट्राइबल रिवार्ड्स इन छोटा नागपुर। फेस्ड बाय सो मच ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मेनी ट्राइबल ग्रुप्स रोज इन रिवाल्ट। इतना ज़्यादा शोषण होने के कारण कई ये जनजातियां जो थी, इन्होंने क्रांति की राह अपनाई, इन्होंने आंदोलन शुरू किया। While the records of British government condemned these revolt and claimed that they were ruthlessly suppressed, the folk song, folk tales, and the legends of tribal glorify these as a great acts of heroism। ब्रिटिश सरकार इसकी आलोचना करती थी जो इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, और इन्होंने इसको कहा दबाने का प्रयास किया, लेकिन लोकगीतों के द्वारा, गानों के द्वारा, कहानियों के द्वारा ये हीरो के रूप में काम करते रहे। संथाल revolt। The Santhals who were settled cultivators were deprived of their ownership of land। संथाल जो जनजाति थी ये सेटल्ड कल्टिवेटर्स थी और इनको अपनी जमीन के स्वामित्व पर दिया गया था, जो इनको स्वामित्व मिला था। They were forced to become tenants of जमींदास who charged them a high rent। इनके ऊपर जमींदारों के द्वारा बहुत सारा कर्जा जो लिया जाता था, जो कर्ज होते थे उन पर बहुत सारा टैक्स भी होता था, इतना ज़्यादा किराया होता था जो कि ये दे नहीं पाते थे। द helpless Santhals were forced to borrow money from the moneylenders who cheated them by charging a high rate of interest। इस संथाल जो जनजाति थी, इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप खूब सारा उधार लो इन मनी लैंडर्स से, और बाद में इनसे चीटिंग की जाती थी, इनके ऊपर बहुत बढ़ा चढ़ा करके ब्याज लगाया जाता था। आउट ऑफ डीप एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन द संथाल रिवॉल्टेड। बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने के बाद इन्होंने आंदोलन किया, क्रांति की। द मेन रिवॉल्ट टुक प्लेस बिटवीन 1855-57। जो मेन आंदोलन हुआ 55 से 57 के बीच में हुआ। द रिवॉल्ट
spread across the entire Santhal region from present day Bihar to Odisha. और ये आंदोलन फैला बिहार से उड़ीसा के बीच में. संथाल अटैक्ड द मनीलैंडर्स, पुलिस, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड द लैंडलॉर्ड्स. संथाल ने अटैक किया मनीलैंडर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कोर्ट ऑफिशियल्स के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर. द संथाल्स वर टू डिराइव फ्रॉम द ब्रिटिश फ्रॉम देयर लैंड. द संथाल्स killed the many British officers and local moneylenders. संथाल ने कई अंग्रेज अधिकारियों को और शाहूकारों को मार डाला. Finally, the British were forced to give some concessions to the संथाल. अंत में अंग्रेजों ने इनके ऊपर कहा कि हम आपको कुछ छूट देंगे, जो हमने कड़ाई की है उस पर कुछ छूट आपको दे देंगे. They were assured protection against the exploitation of moneylenders, policemen and landlords. उन्होंने कहा कि हम ये मनीलैंडर्स, पुलिस के खिलाफ आपको कुछ छूट देंगे, शोषण कर रहे हैं. The leaders of संथाल revolt were 4 brothers, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव. ये 4 जो थे, इस चारों भाई संथाल रिवॉल्ट के मुख्य नेता थे. अब नेक्स्ट है मुंडा रिवॉल्ट. द मुंडा बिलोंग टू बिहार रीजन. मुंडा बिहार रीजन के थे. देयर रिवॉल्ट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा. और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले जो नेता थे मुंडा कम्युनिटी के, वो थे बिरसा मुंडा. द मेन रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1899 टू 1900. ये इस समय का समय था. इट एम्ड एट डिराइविंग अवे द ब्रिटिश एंड इस्टेब्लिशिंग द मुंडा राज. और ये ऐसा समय था कि यहाँ पे मुंडा राज इस्टेब्लिश करने का समय था. लेड बाय बिरसा मुंडा. दे वांटेड टू गो बैक टू गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री फ्रॉम ऑल इनजस्टिस एंड ऑपरेशन. मुंडा कम्युनिटी जो इनके खिलाफ अन्याय हो रहा था उसका बहुत विरोध कर रहे थे. In this revolt, also the main target of attack were British officials, missionaries, moneylenders, जमींदार्स and policemen. और मुंडा कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज अधिकारियों को मारा, साहूकारों को मारा, जमींदारों को मारा, पुलिस वालों को मारा. They wanted the rights on land which belonged to their ancestors. वे चाहते थे, मुंडा कम्युनिटी चाहती थी कि उनके ज़मीनों पर उन्हें अधिकार वापस मिले जो उनके पूर्वजों की ज़मीन थी. As the leaders of Mundas, Birsha too wanted his people to receive the golden age of past when Mundas cultivated own land. तो ये चाहते थे कि वो अपनी जमीन की खेती करने का उनको अधिकार मिले. The aim of the revolt was set up a Munda Raj with Birsha as leader. तो बिरसा मुंडा इनके मेन लीडर थे और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बहुत दबाने का प्रयास किया, लेकिन ये आंदोलन भी काफ़ी फेमस हुआ. उसके बाद नेक्स्ट रिवॉल्ट है रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्ट. रिवॉल्ट ऑफ नागाज. नागाज रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1849. 1849 का ये क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ. बट दे वर ब्रूटली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश इन 1851. लेकिन ये आंदोलन नागाओं का अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से, बहुत क्रूरता के साथ कुचल दिया. नेक्स्ट रिवॉल्ट थी रिवॉल्ट ऑफ खासीज. इन आसाम द खासीज रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1829. खासी कम्युनिटी आसाम की, इन्होंने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया था 1829 में. द खासीज अपोज द ब्रिटिश हु डिजायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द रोड विच पास थ्रू देयर नेटिव लैंड. खासी विरोध इस बात का कर रहे थे, अंग्रेज एक रोड बना रहे थे जो उनके जमीनों से होकर के जा रही थी. They decided to throw out the Britishers not only from hilly area but also from plains. और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अंग्रेजों को मार के भगा देंगे वहां से. The association between Khasis British lasted for about 4 years. 4 साल तक ये आंदोलन लगभग इन दोनों के बीच चला. इन द एंड ऑफ खासीज वर ब्रूटली सप्रेस्ड. और बाद में खासीज को बहुत क्रूरता के साथ मार दिया गया. रिवॉल्ट ऑफ कुकीज इन मणिपुर एंड त्रिपुरा. द कुकीज वर द inhabitants of Losai Hills in the around region of मणिपुर एंड त्रिपुरा. कुकीज एक जनजाति थी और ये मणिपुर और त्रिपुरा के रीजन में रहती थी. They raided the British
territories respectively in 1829, 1844 and 1859, but were forced to surrender finally in 1850, और बाद में इनको 1850 में सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्स्ट है रिवॉल्ट ऑफ कोंड्स इन ओडिशा, कोंड्स का विद्रोह ओडिशा में। द कोंड्स ऑफ ओडिशा लेड ए प्रिमिटिव लाइफ, कोंड्स जो ओडिशा की जनजाति थी ये बहुत पहले के जीवन जीती थी, पुराना जीवन जीती थी। दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1846 बिकॉज they feared that British would annex their land and force them to adopt their occupation. 1846 में इन्होंने आंदोलन किया था कोंड्स ने अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इनको लगता था कि उनकी जमीनें जबरदस्ती अंग्रेज ले लेंगे। फाइनली दे वर सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1848 एंड सरेंडर टू ब्रिटिश रूल। बाद में 1848 में अंग्रेजों के द्वारा इनको दबा दिया गया, इनके आंदोलन को कुचल दिया गया। there were many other revolts by different tribes, कुछ और भी रिवाल्ट हुए हैं। कोल रिवाल्ट इन 1831-32, बस्तार रिवेलियंस इन सेंट्रल इंडिया broke out in 1910 and वर्ली रिवाल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। तो एक कोल का रिवाल्ट हुआ था ये बस्तार में सेंट्रल इंडिया में, और वर्ली रिवाल्ट हुआ था महाराष्ट्र में 1940 में। तो ये ट्राइबल कम्युनिटियों का रिवाल्ट था। दीज ट्राइबल रिवाल्ट्स प्रूव दैट द सिंपल एंड इनोसेंट ट्राइबल्स पीपल कुड रिवाल्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनियल रूल। ये जो जनजातियों के द्वारा आंदोलन हुआ था, ये इस बात का सबूत है कि ये जो है ये निर्दोष थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको जबरदस्ती दबाया था, अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती दबाया था। When their patience crossed limits, they too took up arms against the British. जब इन जनजातियों का धैर्य जवाब दे गया तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। इस प्रकार से क्लास 8th आपका ये चैप्टर 4 हिस्ट्री ट्राइबल सोसाइटी एंड द चैलेंज ऑफ कॉलोनिज्म खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। पूरा वीडियो देखिएगा।